हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शैल बाला जैस, फैकल्टी होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर से हूँ। आज मैं बीएससी पार्ट 2 गृह विज्ञान के बच्चों के लिए कम्युनिटी न्यूट्रिशन और एडवांस लाइफ साइंसेस इस विषय के अंतर्गत यूनिट 3 के चैप्टर फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, सिलेबस में जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसके अंतर्गत हमें किडनी की संरचना और कार्य, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य, यूरिन का निर्माण और यूरिन का कंपोजिशन, इन विषयों के ऊपर प्रकाश डालना है। सबसे पहले बच्चों, चित्र जो आपके स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के प्रमुख अंग हैं। पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। आप सभी को मालूम है, हमारे शरीर में कई प्रकार की चयापचय की क्रियाएं लगातार चलती हैं। इन चयापचय की क्रियाओं के बाद या मेटाबॉलिज्म के बीच में और अंत में बहुत से प्रकार के निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से नियमित रूप से उत्सर्जित करना आवश्यक है। यदि ये पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाएं तो विषैले होते हैं और कई प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की एक नियमित व्यवस्था हमारे बॉडी के अंदर है। वो व्यवस्था इस प्रकार से है। यूरिनरी सिस्टम बहुत सारे निरुपयोगी पदार्थ जो प्रोटीन के चयापचय से कलेक्ट होते हैं बाहर फेंकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन के पश्चात निरुपयोगी पदार्थों को बाहर फेंकने के लिए छोटी आंत और बड़ी आंत कार्य करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर के अंदर उत्पन्न विषैली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस बाहर फेंकती है। और बहुत हद तक हमारी त्वचा भी कई प्रकार के विषैले तत्वों का शरीर से निष्कासन करने में सहायक होती है। इस प्रकार उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे प्रकार के अंग अवयव शामिल हैं। लेकिन आज की हमारी इस स्टडी में, हमारे इस डिस्कशन में जिस पर हम फोकस हैं वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम, यानी कि किडनी और किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स। स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों इस इमेज में कि हमारे शरीर में यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, इतने प्रमुख ऑर्गन हैं। 4 मुख्य अंग हैं जो यूरिनरी सिस्टम को कंपोज करते हैं और शरीर में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया और उसको शरीर से बाहर फेंकने में सहायता करते हैं। इस चित्र के ठीक नीचे एक आपको कुछ बड़े आकार का और पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित हैं पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 2 किडनी दिखाई दे रही जिससे आप परिचित हो चुके हैं। किडनी के ठीक ऊपर 2 टोपी नुमा संरचनाएं दोनों एक एक किडनी के ऊपर दिखाई दे रही हैं। इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। किडनी के हार्मोन से रिलेटेड सारे कार्य इन्हीं 2 ग्लैंड्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा 2 अन्य ट्यूब भी दिखाई दे रही हैं, एक नीले रंग की और दूसरी लाल रंग की। इन ट्यूब्स का नाम है एब्डोमिनल वेन और एब्डोमिनल आर्टरी। जब ये किडनी की तरफ बढ़ती हैं, इनकी जो शाखाएं आपको किडनी के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहाँ इनका नाम रीनल आर्टरी और रीनल वेन हो जाता है। चूँकि किडनी से रिलेटेड है इसलिए रीनल इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोनों किडनी से एक एक ब्राउन कलर की ट्यूब नीचे की तरफ उतरती हुई दिखाई दे रही है जो कि यूरेटर है। इस प्रकार से किडनी के अंदर और बाहर जाने वाली नलिकाएं, यूरेटर और नर्व्स, ये सारे जिस गड्ढेनुमा आकार से अंदर जाते हैं उसे हम हाइलस या हिलस कहते हैं। ये जो हाइलस है इसको स्पष्ट करने के लिए नीचे आपको एक और इमेज दिखाई जाएगी जिसमें आपको हाइलस के बारे में स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। किडनी के बाह्य आकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, ये बीन्स के आकार की होती है। आपने देखा है राजमा, सोयाबीन, लोबिया, एक बीन्स का एक टिपिकल आकार होता है। हमारी किडनी उसी आकार की होती है, इसलिए इसको बीन शेप्ड कहा जाता है, बीन्स के आकार की। ये स्थित कहाँ होती है? तो इसकी जो पोजीशन है हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में ये स्थित होती है। उदर गुहा में कहाँ पर? तो हमारे शरीर में मेरुदंड जो कि बहुत सी कशेरुकाओं से बना है, वर्टिब्रास से बना हुआ है, उस वर्टिब्रास की नंबरिंग की गई है जिसके बारे में आपको जानकारी है। उसमें 12वें थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होकर 3रे लंबर वर्टिब्रा के मध्य
ये लंबाई में स्थित होती है, जैसा कि इस इमेज में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यदि इसकी हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई और वजन की बात करें तो ये बात स्पष्ट होती है कि वयस्क व्यक्ति में इसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है, चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर के मध्य होती है और गोलाई 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। एक किडनी का वजन करीब करीब 150 ग्राम्स के आसपास होता है। यह किडनी बाहर की तरफ से एक मोटे वसा के आवरण से ढकी होती है, जिसकी वजह से बाहरी आघात से इसे अचानक किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचती है। बच्चों, ये जो इमेज आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें मुख्य रूप से आपको हाइलस दिखाने का प्रयास किया गया है। ये हाइलस क्या है? देखिए, बीन शेप्ड किडनी में सामने की तरफ एक गड्ढे नुमा आकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, जहाँ से यूरेटर बाहर निकला है, वेन्स बाहर निकली है, आर्टरीज अंदर गई हैं और इसी हाइलस से हमारी किडनी को रेगुलेट करने वाले नर्व्स या तंत्रिका तंतु भी अंदर जाते और बाहर आते रहते हैं। इस प्रकार से आपको हाइलस स्पष्ट हो गया। किस तरीके से हमारे शरीर में ये किडनी कार्य करती है, इसके बारे में जब हम जानकारी लें तो कुछ और संरचनाओं का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जब किडनी को लंबाई में काटा जाता है, लंबवत काट ली जाती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाता है, तो उसको देखने पर बाहर की तरफ कुछ ब्राउन कलर की एक लेयर और भीतर की तरफ कुछ लालिमा लिए हुए रेडिश पार्ट हमें दिखाई देता है। बाहरी जो ब्राउन लेयर है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतर की तरफ लालिमा लिए हुए जो भाग होता है जिसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। इस चित्र में आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस चित्र में बच्चों ध्यान से देखिए, आपको त्रिकोण आकार की 8 से 12 ऐसी और संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो कि किडनी के मेड्यूलरी पार्ट में उपस्थित हैं। इनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। त्रिकोण आकार के हैं, पिरामिड के आकार के हैं, इन्हें रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पिरामिड्स नेफ्रॉन्स के गुच्छे नुमा आकृति में व्यवस्थित होने की वजह से डेवलप हुई है। इस तरीके से ये 8 से 12 आकार में त्रिकोण आकार के रीनल पिरामिड्स इसमें होते हैं और ये नेफ्रॉन इसमें व्यवस्थित हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में उपस्थित हैं। अब इसके बाद इसके कार्यों के बारे में थोड़ी सी आप चर्चा कर लें। इसके बाद हम नेफ्रॉन्स के विस्तार से अध्ययन करेंगे। किडनी के कार्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में हमने वर्गीकृत किया है। पहला, उत्सर्जन संबंधी कार्य, एक्सक्रीटरी फंक्शन। दूसरा, होम्योस्टैसिस यानी कि शरीर के अंदर के वातावरण को नियमित करने का कार्य। और तीसरा, एंडोक्राइनल फंक्शन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो भी किडनी के द्वारा कुछ हद तक किया जाता है। किडनी के जो कार्य हैं इन 3 वर्गों में विभाजित होने के पश्चात जो एक एक कार्य विस्तार से जगह हम कहें तो हमारे शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, जितना भी जल तत्व है, फ्लूइड है, लिक्विड है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो बैलेंस्ड हैं और उन बैलेंस को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका हमारी किडनी की होती है। किडनी का दूसरा कार्य रक्त के पीएच को बनाए रखना। आप सबको मालूम है बच्चों, ब्लड का पीएच 7.2 टू 7.4 के बीच में होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, क्षारीय है और इस पीएच को इसी रेंज के अंदर बनाए रखने के लिए मुख्य कार्य किडनी का होता है। यदि हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाए या क्षारीयता बढ़ जाए, रक्त का पीएच उससे परिवर्तित होता है और शरीर के ब्लड के बहुत से कार्य हमारे हेल्ड अप हो जाते हैं। यानी कि पीएच बदला तो हमारा ज़िंदा रहना संभव नहीं है। तो पीएच को एक रेंज के अंदर बनाए रखने के लिए किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा कुछ खनिज लवण जैसे पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम का लेवल भी हमारे रक्त में किडनी के द्वारा ही बनाए रखा जाता है। इसके अलावा आपने नीचे एक और कार्य इसमें देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है किडनी। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। हमारे रक्त में 2 प्रकार के दबाव होते हैं। बहते हुए रक्त में 2 प्रकार के दबाव कार्य करते हैं। बहते हुए रक्त के द्वारा धमनी की दीवार पर जो अंदर से बाहर की तरफ दबाव डाला जाता है उसे ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर के विपरीत दिशा में बाहरी टिश्यूज़ के द्वारा जो दबाव अंदर की तरफ यानी कि धमनी की तरफ डाला जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मुख्य रूप से ब्लड में पाए जाने वाले एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से होता है, एल्बुमिन ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होता है।
इसको बनाए रखने के लिए भी किडनी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में, हमारे रक्त में प्लाज्मा है। प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे कि ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इन सब के नॉर्मल लेवल को भी किडनी के द्वारा ही बनाए रखा जाता है। किडनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन हमारे शरीर में इरेथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को संचालित करता है। इरेथ्रोपोइसिस वो प्रक्रिया है जो बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण से संबंधित है। लॉन्गर बोन्स के मैरो में जो आरबीसी बनती है उस पूरी प्रक्रिया का नाम है इरेथ्रोपोइसिस, और इसको रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन किडनी सिक्रीट कर रही है वो है इरेथ्रोपोइटिन। इसके अलावा प्रोटीन के चयापचय से बनने वाले बहुत से अम्लीय वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, इन चीज़ों को भी रक्त से बाहर निकालकर शरीर से बाहर फेंकने का कार्य किडनी के द्वारा ही किया जाता है। काफ़ी देर से बच्चों हम किडनी और किडनी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर किडनी की जो सबसे सूक्ष्म कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई यानी कि उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जिसका कि नाम नेफ्रॉन है, वो इन सारे कार्यों को करती है। नेफ्रॉन की इस संरचना को समझने के लिए बच्चे आपको एक और हेल्प जो लेनी है बाहर से, कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और उसमें नेफ्रॉन की संरचना बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस इमेज में बहुत सारे लेबल्स आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी किताब में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। वो चीज़ें आप ढूंढते जाइए और जहाँ जहाँ कोई चीज़ नहीं दिखेगी इस वीडियो को एक बार रिवाइज़ करके फिर देखिएगा। किडनी के जो नेफ्रॉन हैं वो हमारे शरीर में कितनी संख्या में होते हैं, पहले तो इस पर चर्चा करें। तो एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, अर्थात दोनों किडनी के अगर नेफ्रॉन देखे जाएं तो वो कितने हुए, 20 लाख नेफ्रॉन। ये 20 लाख नेफ्रॉन लगातार पूरे एक साथ कार्य नहीं करते। इसमें से 15% एक्टिव रहते हैं, बाकी रेस्टिंग फेज में रहते हैं, और इन 15% जो सक्रिय नेफ्रॉन्स हैं इन्हीं के द्वारा यूरिन निर्माण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। नेफ्रॉन की डिटेल संरचना देखने के लिए आप अपनी किताब से इस इमेज को मिलाते जाइए कि सबसे पहले इस इमेज में जो प्रदर्शित की गई है आपके इसमें दो लाल रंग की ट्यूब्स हैं। एक का एरो नीचे की तरफ और दूसरे का बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एरो नीचे की तरफ जा रहा है वो उस ट्यूब का नाम है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसका नाम इफरेंट आर्टेरियोल है। ये वो छोटी धमनिकाएं हैं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं और जो किडनी की तरफ बढ़ रही हैं। इन्हीं धमनिकाओं से नीचे जाते हुए आपको 40-42 लूप के समान आकार दिखाई दे रहे हैं। ये केशिकाओं से बने होते हैं, कैपिलरीज से बने होते हैं, और ये 40 से 42 के आसपास जो लूप्स होते हैं, इस पूरे लूप्स के इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस टफ्ट कहा जाता है। किडनी के निर्माण में इन दोनों ट्यूब्यूल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरा बाहर की तरफ निकल रहा है। इसी चित्र में बाहर की तरफ नीले रंग से आपको एक कैप्सूल नुमा आकार दिखाई दे रहा है, और जिसकी खोज बाउमिन्स नाम के फिजिशियन ने किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे बाउमिन्स कैप्सूल कहा जाता है। ये कैप्सूल नुमा वो अंग है जहाँ की हमारा रक्त जब फिल्टर होता है तो उसमें उसका सारा फिल्ट्रेट यहाँ पर जमा होता है। यूरिन निर्माण की प्रक्रिया में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। इस बाउमिन कैप्सूल के नीचे की तरफ जो हरे रंग की आपको पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है, चूँकि ये बहुत पतली होती है इसलिए ट्यूब ना बोल के इसे ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और ये ट्यूब्यूल्स आगे चलकर घुमावदार संरचना में परिवर्तित होती है। फिर वहाँ पर उसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। आगे जाने के बाद वो लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट होती है। वो भी हेनले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज किया था, और लूप ऑफ हेनले आगे चलकर फिर एक घुमावदार ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इसे डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और अंत में ये यूरिन को जमा करने वाली बड़ी ट्यूब जिसका नाम कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ जाकर ये सम्मिलित होती है अंत में। इस प्रकार से इस पूरी संरचना का नाम नेफ्रॉन है। आपको मालूम है इतनी लंबी, इतनी जटिल संरचना जो कि संख्या में एक नहीं 10 लाख है एक किडनी में, अर्थात किडनी कितना माइक्रो कार्य करती है ये आपको पता चल गया। इस प्रदर्शित चित्र में बच्चों आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जो विलियम बाउमिन की है। बाउमिन्स कैप्सूल इन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया है, और इसके ठीक नीचे एक और हम आपको इमेज दिखा रहे हैं जो
जो मार्केलो मल्पीगी की है, इन्होंने मल्पीजियन बॉडी इनके नाम पर रखा गया है हमारी किडनी के उस भाग को जहाँ की ग्लोमेरुलर स्टफ्ड बाउमेंस कैप्सूल के साथ कवर्ड होता है, उस पूरे संरचना का नाम है मल्पीजियन बॉडी। यूरिन निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनता है यूरिन हमारे शरीर में, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको हमने 3 वर्गों में बांटा है। पहला जो स्टेप है ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा गया है? ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का कार्य होता है उसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर बहुत फाइन, बहुत माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें फ़िल्टर होती हैं और बहुत सी चीज़ें उसके बाद रीअब्जॉर्ब होकर रक्त में मिल जाती हैं और इस तरीके से यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। इस फिल्ट्रेशन में जो आपने अभी ग्लोमेरुलर स्टफ्ड देखा, जब वहाँ से रक्त बहता है उस 40-42 लूप से, तो वो कैपिलरीज़ हैं, वहाँ पर फिल्ट्रेट बहुत सारा फ़िल्टर हो जाता है और वह फिल्ट्रेट नीचे की तरफ बाउमेंस कैप्सूल में आकर जमा होता है। प्रतिदिन करीब करीब 170 लीटर के आसपास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है और उसमें से 168.5 लीटर जो है वापस रीएब्जॉर्ब होता है, अर्थात प्रतिदिन 24 घंटे में उत्सर्जित होने वाले यूरिन की मात्रा सिर्फ 1.5 लीटर होती है, क्योंकि 1.5 लीटर पानी जो है वो हमारा उत्सर्जन में यूरिन के रूप में शरीर से फेंका जाता है। अब यहाँ पर हम अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो वो है क्या, तो बच्चों यहाँ पर इस इमेज में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो हमारे ग्लोमेरुलर स्टफ्ड हैं उसमें नीचे की तरफ जो बाउमेंस कैप्सूल का आवरण है वहाँ पर हमारे रक्त का पूरा प्लाज्मा छन जाता है। सिर्फ इसमें वापस जो उसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन वापस जाते हैं, फैट वापस जाते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा प्लाज्मा यहाँ छन जाता है और छनने के बाद वो एक घुमावदार ऐंठनदार प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से घूमता हुआ लूप ऑफ हेनले में जाता है और वहाँ से फिर ये डिस्टल ट्यूब्यूल से होता हुआ यूरिन के रूप में परिवर्तित होकर कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। बच्चों इस इमेज के नीचे एक और इमेज जो कि इसी को थोड़ा सा बड़ा करके डाली गई है, उसमें आपको नीले और लाल रंग के बहुत से एरो दिखाई दे रहे हैं। किसी में पानी लिखा है, किसी में सोडियम लिखा है और इस तरीके से अलग अलग बहुत से तत्व जो कि पहले एक बार फिल्टर हो जाते हैं और फिल्ट्रेट से फिर वापस रीअब्जॉर्ब होके रक्त में मिल जाते हैं और उतनी मात्रा रीअब्जॉर्प्शन में छोड़ दी जाती है जो शरीर के लिए अतिरिक्त है और जिसका कि शरीर से निष्कासन करना ज़रूरी है। देखिए अलग अलग इमेज में प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखाई गई है और इस तरीके से नेफ्रॉन जो है हमारा ये यूरिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन तो आपने सबने सुना है, आंतों से जब पोषक तत्व पचने के बाद अवशोषित होते हैं तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ रीअब्जॉर्प्शन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि एक बार पूरा का पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक है वो वापस एब्जॉर्ब हो रही हैं, इसलिए यहाँ रीअब्जॉर्प्शन शब्द इस्तेमाल किया गया है। किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है अब आप बताएं? तो आप यही कहेंगे कि जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे नेफ्रॉन उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो निरुपयोगी चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं होती और वो ही यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में शरीर से बाहर फेंकी जाती हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन में हमारा जो पानी छना सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जो हाईएस्ट परसेंट है उस पानी का 99% वापस रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके अलावा हमारे उसमें फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज है पूरा 100% एब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी 99% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम जैसे खनिज लवण ये करीब 98% के आसपास पुनर्अवशोषित होकर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिला दिए जाते हैं। अब बचते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन्स। ये वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो अगर रीअब्जॉर्ब होकर चले जाएं रक्त में तो हमारे रक्त को विषैला बना देंगे। तो इस स्थिति में नेफ्रॉन इन्हें रीअब्जॉर्ब नहीं करता और ये पानी में घुलित अवस्था में यूरिन के रूप में बनकर यूरिन बनाकर हमारे शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखाया है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दिखाया है,
पानी का रीअब्जॉर्प्शन, और नेफ्रॉन के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि धमनी और शिराओं का जाल है। ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो रीअब्जॉर्ब हुए मटेरियल को वापस रक्त में घोलकर शरीर के लिए सप्लाई का चैन बनाती हैं। अब इसके बाद आता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत से जो ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ये सारे ट्यूब्यूल्स बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों का सिक्रीशन भी करते हैं, जिसमें इन तत्वों में मुख्य रूप से सल्फेट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकुरोनाइड्स हैं। इन चीज़ों का सिक्रीशन यहाँ किया जाता है और ये चीज़ें भी हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित भी होती हैं और हमारे रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट भी करती हैं। इस तरीके से यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। ये प्रक्रिया अभी अपन ने एक नेफ्रॉन के बारे में समझा। अब आप सोचिए 20 लाख नेफ्रॉन का 15% जो लगातार कार्य करता है, उन सारी यूनिट्स में ये यूरिन बनता है। एक एक बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप बनकर ये यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में कलेक्ट होता है। जब ब्लैडर फिल होता है तो हमारा शरीर यूरिनेशन की प्रोसेस फील होता है हमें, और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन शरीर से बाहर फेंका जाता है। इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना कार्य करता है। अब यूरिन बाहर आने के बाद अगर हम उसका कंपोजिशन देखें कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो सामान्य रूप से उसका कलर आपको मालूम है कि हल्का पीला यानी पेल येलो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है। इसके अलावा उसमें जो चीज़ें घुलित अवस्था में होती हैं उनको हमने 2 वर्गों में बांटा है। एक तो वो चीज़ें जो सामान्य यूरिन में होती हैं और वो जो बीमारी की अवस्था में होती हैं। तो सामान्य अवस्था वाली जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और जो बीमारी अवस्था में, असामान्य अवस्था में यूरिन में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उन्हें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी बच्चों फिर से हमने 2 वर्ग बना लिए हैं। एक है ऑर्गेनिक और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो तत्व हैं जो कि हमारे मुख्य रूप से प्रोटीन के चयापचय के दौरान उत्पन्न होते हैं। इसमें यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, हिप्यूरिक एसिड्स हैं, कुछ विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कि यूरिन में सामान्य रूप से प्रेजेंट रहते हैं। यूरिन में पाए जाने वाले कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिसके अंतर्गत कि आपको क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, कुछ खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व भी उसमें उपस्थित होते हैं। ये भी नॉर्मल हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। अब क्या होता है, जब शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाए तो हमारी किडनी बहुत से असामान्य तत्वों को शरीर से उत्सर्जित करने लगती हैं। उन्हें हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें जो नाम डले हुए हैं, पहला प्रोटीन डला हुआ है, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा कीटोन बॉडीज़, ब्लड, पस और हार्मोन्स। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी करवा दूं। जब हमारे शरीर में नेफ्रोसिस जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो हमारी किडनी यूरिन में प्रोटीन का उत्सर्जन करने लगती है। इसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। ये भी एबनॉर्मल या बीमारी की अवस्था को सूचित करता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाए तो यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जिसे ग्लाइकोजूरिया कहा जाता है। यह भी डायबिटीज़ की बीमारी का सूचक है। डायबिटीज़ की बीमारी यदि ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं की गई, ब्लड शुगर का लेवल अगर रेगुलेट ठीक से नहीं हुआ, कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा शुगर हुई, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज़ बनना चालू होती हैं। और वो कीटोन बॉडीज़ सामान्य से जब ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, यूरिन उसको शरीर से बाहर फेंकता है क्योंकि ये अम्लीय नेचर की होती हैं। ब्लड के पीएच को अम्लीय कर देंगी और अम्लीय अगर पीएच हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे कोमा में चला जाता है और उसका वापस रिवर्ट होना मुश्किल होता है। तो जब कीटोन बॉडीज़ यूरिन में प्रेजेंट हैं, कीटोन यूरिया कहलाता है, वो स्थिति शुगर या डायबिटीज़ की मिसमैनेज्ड कंडीशन के समय देखी गई है। इसके अलावा कई बार किडनी में सीवियर इन्फेक्शन होने से ब्लड, पस और हार्मोन्स भी हमारी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बच्चों, और ये उस वक्त होते हैं जब हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। इतनी चीज़ें आज पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग, उन अंगों में पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचनाएं जैसे नेफ्रॉन के कार्य करने का तरीका, यूरिन का सामान्य कंपोजिशन और यूरिन निर्माण की प्रक्रिया जैसी चीज़ों को आप समझने में कामयाब हुए होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ।
इस पूरे कंटेंट्स को बनाने के लिए जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक मैंने आपसे के लिए लिया है वो पहली है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ये एक इसकी मैंने इमेज डाली है, सीसी चैटर्जी इसके राइटर हैं। और दूसरी जो है वो है विनायक रतन की, ये भी एक ऐसी किताब है जिससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली है, विद्या रतन इसके राइटर हैं। इसके अलावा यदि आपको इस कंटेंट में कोई और जानकारी चाहिए, किसी अन्य तरीके के डिटेल्स चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।